नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन AKS क्लासेस में। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज का विषय कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। जियोसिंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। पिछला पार्ट था आपका वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या कहें विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर का, उस पर बात की थी। वो 3 चीज़ें उन्होंने बताई। पहली कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स थे उनका प्रवाह हुआ है, विस्थापन हुआ है। दूसरी चीज़ वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, जो फोल्डेड माउंटेन है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया, मत दिया। तीसरी चीज़ बताई थी द्वीपीय चाप, जो आइलैंड आर्क हैं वो कैसे बने। 3 चीज़ें उन्होंने बताई। आज बात करेंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और इसके बाद होगा प्लेट टेक्टोनिक थियरी, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। आज का विषय आपको मैंने बताया कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, जियोसिंक्लाइन थियरी ऑफ कोबर, ठीक है, जियोसिंक्लाइन थियरी ऑफ कोबर की बात करने जा रहा हूं। इस क्रम में कोबर जी जो थे ये जर्मनी के जर्मन भूगर्भ शास्त्री थे। कौन थे? जर्मन भूगर्भ शास्त्री, ठीक है, जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, भूगर्भ शास्त्री हैं कोबर। जबकि वेगनर कौन थे? मौसमविद थे। जबकि ये वास्तव में भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट हैं जर्मनी के, और इन्होंने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में एक सबसे अच्छी व्याख्या की है, ठीक है। जो फोल्डेड माउंटेन है उनके ओरिजिन के संबंध में कोबर ने अपना स्टेटमेंट काफ़ी हद तक बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी बात अभी करने जा रहे हैं। दोस्तों, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में एक शब्द आता है भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति होती क्या है, सबसे पहले आपको जानना होगा। सन्नति, ठीक है, भूसन्नति दरअसल होती क्या है इसके बारे में जानना है। दोस्तों, किसी भी 2 भूखंड के बीच स्थित, किसी भी, मान लीजिए ये 2 भूखंड हो गए, इनके बीच स्थित, इन दोनों भूखंडों के बीच स्थित कम सकरा कम होना चाहिए। क्या? जो चौड़ाई है वो कम हो, या कहें नैरो, सकरा कम हो, और साथ में गहराई भी इसकी कम होनी चाहिए। कई प्रकार से हो सकते हैं ऐसे सागर, जैसे मान लीजिए कोई इतना होता है, अब इसमें देखिए गहराई ज़्यादा दिख रही है आपको, लेकिन चौड़ाई इसकी कम दिख रही है, यानी कम सकरा है, वो सकरा बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई कम है ना, मतलब सकरा है, नैरो है, और डेप्थ क्या है? अधिक है। लेकिन यदि इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं मैं, अब देखिए गहराई कमी, लेकिन उसकी जो है चौड़ाई बढ़ गई। देख पा रहे होंगे 2 परिस्थितियां। पहले में क्या है? चौड़ाई कम है, नैरो है, ठीक है, यानी संकीर्ण है, सकड़ा कह सकते हैं, और गहराई ज़्यादा है। दूसरे कंडीशन में क्या दिख रहा है आपको कि चौड़ाई बढ़ गई, यानी उसका जो मतलब कम सकरा है, कम संकीर्ण है, ये ज़्यादा सकरा था। देखिए कितना पास है, इसके जो किनारे हैं, जो इसके मार्जिन है, वो कितने पास में है, लेकिन गहराई ज़्यादा थी। इधर गहराई कम है और चौड़ाई बढ़ गई, यानी सकरा जो था वो कम सकरा हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को, यानी 2 भूखंडों के बीच स्थित या कहें 2 महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच स्थित, महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल जो रीजन है उनके बीच स्थित, मान लीजिए यूरेशिया है, क्या है? यूरेशिया है, और ये आपका इंडियन प्लेट मान लीजिए, ठीक है। तो 2 तरफ से दृढ़ स्थलीय भूखंड कहें, दृढ़ स्थलीय भूखंड, या कहें 2 महाद्वीपीय क्षेत्र जो कॉन्टिनेंटल रीजन है उनके बीच स्थित कम सकरा मतलब, कम सकरे का मतलब क्या होता है? चौड़ाई उसकी ज़्यादा है, सकरा कम है अर्थात नैरो कम है, तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि अधिक चौड़ा, या कहें कम सकरा। देखो इधर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सकरा है, लेकिन ये कम सकरा है, तो कम सकरा, और साथ में दूसरी परिस्थिति उसकी गहराई कम हो। क्या हो? गहराई कम हो, डेप्थ उसकी कम हो, यानी उथला सागर कहें, उथला, या कहें छिछला, या कहें सैलो सी। तो इस प्रकार के सागर को हम क्या कहते हैं? भूसन्नति कहते हैं, जियोसिंक्लाइन कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए,
दोस्तों कोबर जी ने बताया कि वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति होती है वो भूसन्नतियों के गर्भ से होती है। किससे? भूसन्नतियों के गर्भ से हुई है, क्योंकि भूसन्नति के गर्भ में जो मलबा जमा हुआ था, उन्हीं मलबों पर किनारों के दबाव के कारण, उनमें दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तन हुआ और चट्टानों में परिवर्तन के चलते जो मलबा था वो चट्टानों में बदले और इन चट्टानों में वलन की फोल्डिंग एक्शन होती है, वलन की क्रिया प्रारंभ होती है और इस क्रम में वलित पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है अकॉर्डिंग टू कोबर। जैसे आप देख पाएंगे कि इंडिया, मान लीजिए इंडिया मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था प्राचीन काल में लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। तो जब इंडिया यहाँ पे था और यूरेशिया यहाँ पे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इनके बीच में दोस्तों टेथिस सागर हुआ करता था। क्या होता था? टेथिस सागर, जिसकी चौड़ाई अधिक थी, अर्थात उस कम सकरा था, नैरो कम था और साथ में उसकी गहराई भी कम थी, अर्थात सैलो सी था, उथला सागर था, छिछला सागर था। क्लियर है? ये एक एग्जाम्पल है, ये भूसन्नति को बताता है कि भूसन्नति वास्तव में होती क्या है। दोस्तों कोबर जी ने भूसन्नतियों को यानी जियोसिंक्लाइन जो हैं उनको क्या बोला? संकुचन का परिणाम। कोबर जी ने वलित पर्वतों को फोल्डेड माउंटेन्स को भूसन्नतियों के संकुचन का परिणाम माना है। जो जियोसिंक्लाइन है उनके संकुचन का परिणाम ही क्या है? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। संकुचन का परिणाम मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट। ठीक है, कोबर जी ने वलित पर्वतों को, फोल्डेड माउंटेन्स को भूसन्नतियों के, जियोसिंक्लाइन के संकुचन का परिणाम माना, कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ किसका? जियोसिंक्लाइन, और वो कहलाता है आपका वलित पर्वत अकॉर्डिंग टू कोबर। कोबर जी ने ये चीज कही। तो क्या बताया कोबर जी ने? दो चीजें प्रमुखतया बताई। पहली कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों के गर्भ से हुई। वलित पर्वत जो हैं ये भूसन्नतियों के, जियोसिंक्लाइन के संकुचन का परिणाम है, कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट है जियोसिंक्लाइन का। क्लियर है? 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ ली। दोस्तों कोबर जी ने ये बताया कि पृथ्वी के नीचे 3 परतें हैं। कितनी लेयर हैं? 3 लेयर हैं। उन 3 लेयर के नाम है सियाल, सीमा, निफे। ये कोबर जी बता रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो इसका इनर स्ट्रक्चर है अर्थ का, पृथ्वी का, या कहे पृथ्वी के नीचे 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने बताया था सियाल एक दृढ़स्थलीय भूखंड है, या हम जिस पे आज खड़े हैं सतह, सरफेस, पृथ्वी की सतह, सरफेस, वही सियाल है। इसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर यानी सियाल को ही लगभग 6 बड़ी प्लेटों में विभक्त किया गया है, जिसे हम इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, डिफरेंट टाइप्स की जो प्लेट्स हैं वो सियाल ही हैं। सियाल को ही कई प्लेटों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया इंडियन प्लेट के ऊपर है। क्लियर है? और यही प्लेटें आपस में टूट कर ही अलग होकर इधर उधर पूरे जो है पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा ली हैं। ठीक है, ये देखिए सब प्लेट आपस में पहले एक जुड़ी हुई प्लेट थी, पैंजिया थी, टूटी 2 प्लेट में, अंगारा, गोंडवाना। अंगारा टूटा 3-4 कॉन्टिनेंट में बड़े बड़े, और गोंडवाना भी इसी तरह टूटा। क्लियर है चीज? जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी की संरचना में या कहें पृथ्वी के नीचे 3 परतें होती हैं अकॉर्डिंग टू कोबर, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, तो कोबर जी आगे बताते हैं कि पृथ्वी का पहले जैसे मैंने बताया था, जब भूगर्भिक संरचना पढ़ा रहा था भारत की, उसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडा होना प्रारंभ की। लेकिन आज भी पृथ्वी कंप्लीट ठंडी नहीं हुई है। पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी बहुत ज्यादा गर्म है, हॉट है। ठीक है, आप देख पाएंगे इसका एग्जाम्पल, ज्वलंत उदाहरण आपके समक्ष है। ये है कि जो धरती के गर्भ से अंदर, धरती के अंदर से ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वल्कानो इरप्शन होता है, उससे कितना गर्म लावा निकलता है। ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी आज भी बहुत गर्म है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत गर्म है, लेकिन सरफेस जो है दोस्तों ये पहले गर्म थी। ये जो सतह की बात कर रहा हूं, ये अंदर आज भी हॉट है, वो पृथ्वी आज भी गर्म है। एग्जाम्पल वल्कानो, ज्वालामुखी।
तो पृथ्वी की जो ये बाहरी संरचना है, बाहरी सतह है, आउटर सरफेस है, ये दरअसल एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के संपर्क में आ जाने से, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ जाने से धीरे धीरे ठंडी होती है दोस्तों। और इस क्रम में क्या होता है आपको पता है कि कोई भी चीज यदि मान लीजिए इस मार्कर को मैं गर्म करूंगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, इसके शेप में, इसके आकार में परिवर्तन होगा, और यदि मैं ठंडा कर दूं तो भी परिवर्तन होगा। यानी सीधे तौर पर यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी चीज यदि ठंडी होती है तो उसमें सिकुड़न आता है। क्या आता है? सिकुड़न आता है, श्रिंकरेज। क्लियर है? कोई भी चीज यदि ठंडी होती है तो सिकुड़न आता है। वही चीज यहाँ पृथ्वी की सतह में हुई, सरफेस में हुई कि जब पृथ्वी की सरफेस गर्म थी, वायुमंडल के संपर्क में, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाने के चलते ये धीरे धीरे ठंडी हुई। धीरे धीरे ठंडी होने के क्रम में पृथ्वी की सरफेस में सिकुड़न हुआ, संकुचन हुआ, या कहें श्रिंकेज हुआ। इसके चलते पृथ्वी पर, या कहें, अच्छा जैसे मैंने बताया कि पहली परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत सियाल। क्लियर है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, मैंने बताया ना, जिस पर मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं या हम रहते हैं, निवास है हमारा, वो सियाल है, पृथ्वी की सतह है, सरफेस है, लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, आगे अभी पता चलेगा। ठीक है, दूसरी परत कौन सी भी थी? वो सीमा थी। सीमा के ऊपर सियाल है, सियाल, सीमा, फिर निफे केंद्रीय भाग कहलाएगा पृथ्वी का। तो ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि सियाल का संपर्क वातावरण से हुआ, ठीक है, वायुमंडल से हुआ, एटमॉस्फेयर से हुआ। सियाल धीरे धीरे ठंडा होना, पृथ्वी की सतह सरफेस ठंडी होनी प्रारंभ हुई, जिसके चलते सियाल में सिकुड़न होता है, संकुचन होता है, श्रिंकरेज होता है, और इसके चलते क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के इस भाग पर जो ऊपरी भाग है, आउटर सरफेस है, बाहरी जो सतह है जिसको हम सियाल कहते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। किसके कारण? श्रिंकेज के कारण, सिकुड़न के कारण। और वो हो गया कि मान लीजिए पृथ्वी की बाहरी सतह है, बाहरी सतह है, ठीक है, तो इसके चलते सिकुड़न हुआ, तो कुछ भाग सियाल का, कुछ भाग या कहें पृथ्वी की बाहरी सतह का कुछ भाग क्या हुआ? ऊपर उठ गया, कुछ भाग नीचे रह गया, उसमें कई सारी आकृतियां निर्मित हो गई। ठीक है, इस तरह पृथ्वी की संरचना, स्ट्रक्चर, बनावट हो गई। ठीक है, तो इसी को हम कहीं कहीं आप देखते हैं माउंटेन्स बन गए, कहीं प्लेटू बन गए, पठार, पर्वत, मैदान, झील, खड्ड, ट्रंच यानी गर्त, ये सब का निर्माण ऐसे हुआ। क्लियर है? और ये सारी घटनाएं पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सरफेस पर, यानी जो बाहरी सतह है पृथ्वी की, यानी सियाल पर ही देखने को मिली ये सारी घटनाएं। क्लियर है? क्योंकि वातावरण, वायुमंडल से संपर्क पहले कौन करेगा? पृथ्वी का बाहरी भाग, आउटर सरफेस, बाहरी सतह, और वो कौन है? वो है सियाल। क्लियर है? और इस प्रकार सियाल में ये सारी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्रक्चर हैं वो परिलक्षित होने लगी। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद क्या होता है दोस्तों आगे के क्रम में, जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के इस सियाल पर, ये क्या है दोस्तों? सियाल, पृथ्वी का बाहरी भाग, आउटर सरफेस जिस पर हम खड़े हैं, इस पर मैंने बताया कि कुछ भाग ऊपर उठ गए, कुछ भाग में प्लेटू बन गए, कुछ भाग थोड़ा सा उठे, या कहें पहाड़ियां बन गई, कुछ भाग मैदान बन गए, एकदम समतल मैदान, प्लेन्स, जो प्लेन्स हैं वो बन गए। इस प्रकार ये आकृतियां बनती हैं। क्लियर है? ऐसे बन गई सियाल की संरचना, सियाल का स्ट्रक्चर, बाहरी सतह का स्ट्रक्चर। कई बार बोल चुका हूं, शायद अब आपको पता हो गया होगा कि किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों इस संरचना में होता क्या है कि जब वायुमंडल से वर्षा होती है, जब एटमॉस्फेयर से रेनफॉल होता है, वर्षा होता है, तो वर्षा का जल इनके सहारे क्या होता है? नीचे उतरता है ना, इनमें नीचे उतरेगा। तो इस संरचना में जब वायुमंडल से वर्षा होती है तो जो ऊपर उठे भाग है ना, ये ऊपर उठे भाग आपको दिख रहे हैं, इनमें अनाच्छादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अनाच्छादन का अर्थात ये कहें अपक्षय, यानी कि इसको हम कह सकते हैं वेदरिंग, और अपर्दन यानी इरोजन। ये दोनों अनाच्छादन की क्रियाएं अर्थात वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया सियाल पर, ऊपर उठे भाग पर संपन्न होने लगी। जो ये ऊपर उठे भाग हैं उनमें जो है अपक्षय, अपर्दन, इरोजन और वेदरिंग की जो है एक्शन देखने को मिलने लगी। क्लियर है? इस क्रम में ये होता है कि जब पानी यहां से वर्षा का जल इस ऊपर उठे भाग से
नीचे आएगा, जो ये नीचे खड्डे दिख रहे हैं आपको, गड्ढे, ट्रेंच बोलिए, ठीक है, जो नीचे निचला भाग है, लोअर फेस है, सॉरी जो लोअर रीजन है, निचला क्षेत्र है, यहाँ पर आच्छादन से जो है अवसादों का जमा होने लगा। इन ऊपर उठे भागों का इरोजन और वेदरिंग के कारण, अपक्षय अपर्दन के कारण यहाँ पर निचले भाग पर अवसादों का जमा होने लगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट। क्लियर है, किसका जमा हो दोस्तों, जिस एरिया पर इन अवसादों का जमा होने लगा तो कोबर महोदय ने इन्हीं निचले क्षेत्रों को, निचले भागों को, लोअर रीजन, लोअर जो ये सरफेस है, इसको क्या कहा, जियोसिंक्लाइन भूसन्नति। क्लियर हुआ, इसी निचले क्षेत्र को जहां पर अवसादों का जमा हो रहा है, सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसे कोबर महोदय ने क्या कहा, भूसन्नति कहा, जियोसिंक्लाइन कहा। दूसरी परिभाषा जानिए, जिस सागर की, मान लीजिए कोई सागर है, इसकी लंबाई अधिक है, जो इसकी लेंथ है वो ज्यादा है, और गहराई कम हो, गहराई मान लीजिए इसको ऐसे बनाते हैं, ये लीजिए ये सागर है, इसकी लंबाई अधिक हो, इसकी लंबाई, जिस सागर की लंबाई अधिक हो यानी सकरा कम होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए, इसके किनारे काफी दूर होने चाहिए, इसके जो मार्जिन आपको दिख रहे हैं इनमें काफी दूरी होनी चाहिए, यानी सकरा कम होता है, ये नैरो कम होता है, संकीर्ण कम होता है, यानी लंबाई अधिक होती है। ठीक है, तो जिस सागर की लंबाई अधिक होगी और गहराई कम होगी, गहराई कम होगी यानी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों उथला सागर, या कहें छिछला सागर, या कहें और भाषा में कम गहरा, डेप्थ कम होनी चाहिए, या इंग्लिश में इसको कहते हैं सैलो सी। क्या कहते हैं, सैलो सी। क्लियर है, आप जानते हैं अवसादों का जमाव इसी में होगा। मान लीजिए ये कोई सागर है, सियाल पर स्थित है, मैंने बताया ना बहुत सारी संरचनाएं निर्मित हो गई, तो मैंने बोला था निचला क्षेत्र, निचले क्षेत्र पर पानी भरा है, मान लीजिए ये सागर है, वो कोई चीज सागर है, ऊपर पहाड़ है, ये माउंटेन मैंने बना दिए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पहाड़ बन गया। अब वर्षा का जल आएगा, पानी बरसेगा, तो क्या होगा, इसमें वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय अपर्दन के कारण, यानी अनाच्छादन की प्रक्रिया, इसके चलते इस सागर पर क्या होगा, अवसादों का जमा होगा। और जिस क्षेत्र में, जिस सागर में इस प्रकार की बनावट होनी चाहिए, जिसकी लंबाई ज्यादा हो यानी कम सकरा हो, गहराई कम हो, क्लियर है, उसमें जब अवसादों का जमा होता है, सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, तो इस गर्त को, इस खड्ड को, इस ट्रेंच को कोबर महोदय ने भूसन्नति की संज्ञा दी, यानी जियोसिंक्लाइन कहा। क्लियर है, चलिए दोस्तों, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए सियाल मैंने बना दिया, पृथ्वी की सतह बना दी, क्लियर है, इसमें मैं दो ऊपर उठे भाग और बीच में थोड़ा सा समतल मैदान बना दिया। क्लियर है, ये लीजिए, ये ऊपर उठे भाग है, मैंने बताया था कई प्रकार की आकृतियां, स्ट्रक्चर, शेप, बनावट हो जाती है किसकी, पृथ्वी की बाहरी सतह अर्थात सियाल की। ये लीजिए, अब मैंने बताया ना, पृथ्वी जब वर्षा होगी वायुमंडल से, तो वर्षा का जल यहाँ पर इन ऊपर उठे भागों का इरोजन और वेदरिंग, अपक्षय अपर्दन होगा, जिसके चलते यहाँ से मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सब कट करके इस निचले क्षेत्र पर जमा होंगे, इस निचले क्षेत्र पर जमा होंगे, एक्यूमुलेशन होगा, उनका जमा होगा, संचयन होगा। ठीक है, और इसी निचले क्षेत्र को क्या कहा कोबर जी ने, इसी निचले क्षेत्र को भूसन्नति कहा। क्लियर है, जियोसिंक्लाइन कहा। चलिए आगे देखते हैं। तो कोबर जी आगे ये बताते हैं कि जब इस निचले इस भाग पर अवसादों का लगातार कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटेशन, लगातार अवसादों का जब जमाव होता गया, तो इसकी जो तली है, ये मान लीजिए बीच में सागर है, सागर की जो तली है, तली नीचे जाती जाएगी, तली बोलिए, नितल बोलिए, सागर नितर प्रसरण सिद्धांत सुने होंगे आप, तली बोलिए, नितल बोलिए, या कहें तलहटी, या और बोल सकते हैं सी फ्लोर। ठीक है, तो जो ये बीच में सागर है,
जो जियोसिंक्लाइन है, जो भूसन्नति है, इसमें लगातार जब जमाव हुआ अवसादों का, सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन हुआ, तो प्रेशर के चलते, दबाव के चलते इनकी तली, नितल या तलहटी सी फ्लोर है वो नीचे लचक गया। मान लीजिए अभी ये क्या है, ये बीच वाला भाग है, इसमें जब वजन बढ़ता जाएगा, अवसाद आते जाएंगे, तो इसका फेस कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। इसकी जो बीच में तली है ना, जो सरफेस है वो नीचे लचक जाएगी। लचक गई ना, देख पा रहे होंगे अभी फ्लैट है एकदम, अभी लचक गई। लचकने के क्रम में क्या होता है दोस्तों, इसके जो मार्जिन है, इसके जो ये दोनों किनारे दिख रहे हैं, ये आप पास में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। और इसी क्रम में इन्हीं किनारों के पास आने के मोशन, इन्हीं किनारों के पास आने के क्रम में तलहटी का नीचे जाना, तली का नीचे जाना, किनारों का पास आना, किनारों से क्या लगता है बीच वाले भाग पर, यानी जो बीच में अवसाद है उसमें लगता है संकुचन बल। इसके चलते क्या होता है, बीच वाले भाग में जो अवसाद है उसमें होता है परिवर्तन, अवसाद बनते हैं चट्टान बोले, जो चट्टान है परत दर परत बनती है। आज एक साल में इतना जमा, फिर एक साल बाद फिर परत बनी, यानी लेयर्ड रॉक्स बन जाती हैं। ताप एवं दाब के चलते टेम्परेचर तो बढ़ेगा क्योंकि अब दबाव हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के चलते, किनारों के इस एक्शन के चलते, जो ये किनारे हैं ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके चलते ये बीच में चट्टान बन जाता है। जो अवसाद है वो चट्टानों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें हम अवसादी चट्टान, सेडिमेंट रॉक्स कहते हैं, या लेयर्ड रॉक्स, परतदार चट्टान कहते हैं। इन परतदार चट्टानों में वलन की क्रिया होती है, फोल्डिंग एक्शन होता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ये नॉर्मल सी थी बात, ओवरव्यू था एक। दोस्तों, कोबर जी ने भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण का कारण माना, पर्वत निर्माण का कारण, कॉज ऑफ माउंटेन कंस्ट्रक्शन, और साथ में वलित पर्वतों का पालना माना। वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, पर्वतों का पालना, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। क्योंकि भूसन्नतियों के गर्भ से वलित पर्वतों का जन्म हुआ, इसलिए भूसन्नतियों को, जियोसिंक्लाइन को कोबर जी ने वलित पर्वतों का पालना माना, और इन्हीं भूसन्नतियों के कारण ही वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, इसलिए पर्वत निर्माण का भी कॉजेज ऑफ माउंटेन्स कंस्ट्रक्शन माना। कौन, कोबर जी ने। आगे देखिए, और आपको पता ही है, पूर्व में उल्लेखित किया कि कोबर जी ने हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या की है, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति की, और उसी का टॉपिक था, उसी में इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोबर जी ने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे विस्तृत व्याख्या की। आगे देखिए, कोबर ने दोस्तों, आपने सुना ना टेथिस सागर, टेथिस सागर में सागर शब्द की जगह उन्होंने भूसन्नति कहा। क्या कहा, टेथिस जियोसिंक्लाइन, टेथिस भूसन्नति कहा है, याद रखिएगा। उन्होंने सागर शब्द नहीं यूज किया, उन्होंने भूसन्नति शब्द यूज किया है। क्लियर है। उनके हिसाब से जहां आज हिमालय है दोस्तों, जहां आज हिमालय है, जहां आज हिमालय है वहां कभी प्राचीन काल में टेथिस भूसन्नति होती थी, टेथिस भूसन्नति होती थी। जब इंडिया मेडागास्कर के पास था, यानी इंडियन प्लेट कहें और यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट जब यहाँ पास थी और यूरेशियन प्लेट यहाँ पास थी, तो बीच में किसका फैलाव था, किसका एक्सटेंशन था, किसका विस्तार था, वो था टेथिस भूसन्नति का। मैं सागर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उन्होंने सागर शब्द की जगह भूसन्नति शब्द प्रयोग में लाया, तो बीच में टेथिस भूसन्नति का विस्तार था। क्लियर है। इसके आगे उन्होंने बात बताया, इन्हीं दोनों भूखंडों को, बीच में टेथिस सागर हो गया तो उधर एक भूखंड हो गया, एक इधर हो गया, तो इन दो भूखंडों को कोबर महोदय जी ने अग्रभूमि कहा। क्या कहा, अग्रभूमि। ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट हो गई, ये हो गई इंडियन प्लेट, और बीच में है आपका टेथिस भूसन्नति। अकॉर्डिंग टू कोबर जी ये टेथिस भूसन्नति, तो ये यूरेशियन है और ये इंडियन प्लेट है। इन दोनों भूमियों को उन्होंने अग्रभूमि कहा, फोरलैंड, अग्रभूमि यानी फोर लैंड। क्लियर है। इसको भी उन्होंने अग्रभूमि ही नाम दिया। दोस्तों, कोबर जी कहते हैं कि इन दोनों अग्रभूमियों पर जो है फोर लैंड है, मैं नाम इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि कोबर जी ने अग्रभूमि कहा इन दोनों भूखंडों को,
तो उनके अनुसार इन दोनों भूखंडों पर काफी सारी नदियां प्रवाहित हो रही थी उस दौरान, उस काल में, उस प्राचीन समय में। और इन दोनों नदियों ने क्या किया, बही, और बहती कहां से है, ऊंचाई से नीचाई की ओर। ठीक है, अब ये भूखंड से, इन दोनों भूखंडों से यानी इन अग्रभूमियों से नदियों के प्रवाह के चलते बीच में स्थित तेथिस सागर में अवसादों का जमा होने लगा, सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन होने लगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अवसादों का जमाव। ठीक है, इस प्रकार अवसादों का निक्षेपण होने लगा, निक्षेपण मतलब जमाव। ठीक है, सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होने लगा। तो इस जमाव के चलते क्या होता है दोस्तों, ये लगातार मलबा, ये जो मलबा है ये लगातार निक्षेपित होता रहा, यानी जमा होता रहा, या कहें संचयन, जमाव या कहें संचयन। ठीक है, लगातार इन दोनों भूमियों से जो मलबा प्रवाहित हो रहा था उनका होने लगा संचयन। क्लियर है? इसके चलते क्या होता है, दबाव बनता है। भाई ये कोई एक दिन की तो क्रिया है नहीं, ये लगातार वर्षों की प्रक्रिया का परिणाम है कि जब ये मलबा, जब इस मलबे का या अवसादों का जमा होते रहा कई वर्षों तक, परत दर परत होता है, लेयर्ड बाई लेयर्ड। ठीक है, आज इतना हुआ, फिर एक परत बिछी, फिर एक परत बिछी। इससे क्या होता है, ताप एवं दाब के चलते, टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ये मलबा, ये अवसादों का जो जमा हुआ, ये किस में परिवर्तित होता है, परतदार चट्टानों में। क्यों हुआ, क्योंकि परत दर परत इसका जमा हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, संचयन हो रहा है। तो परत दर परत हो रहा है तो परत दर परत चट्टान भी बनेगी, इसलिए हम इसको परतदार चट्टान यानी लेयर्ड रॉक्स कहते हैं, या इसे हम चूंकि अवसादों के जमाव से हुआ तो अवसादी चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्स रॉक्स। दोस्तों जो ये बीच में मैंने बताया कि तेथिस सागर था, इसको आप, ये यहाँ पे इंडिया है अभी मान लीजिए, ये जब वहां नहीं पहुंचा था, और इधर यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इन प्लेटों को मैंने ऐसे कर दिया, देखिए सीधा, बीच में सागर था, इन दोनों भागों का फेस मैंने ऐसे कर दिया है, तो बीच में ये सागर है, अभी भी तेथिस भूसन्नति है। इन्हें उन्होंने अग्रभूमि कहा, जानते हैं आप, फोरलैंड, FORE। ठीक है, फोरलैंड कहा। अब बीच में कौन है, तेथिस सागर, सॉरी भूसन्नति ना कहा उन्होंने। दोस्तों जब इसमें मलबा लगातार जमता रहा, इन नदी, इधर से नदी बही, इन दोनों भूमियों से नदी बहती रही, नदी बहने के क्रम में क्या होता है, इसमें लगातार मलबा परत दर परत, लेयर बाई लेयर जमने लगा। अब जब परत दर परत मलबा जम रहा था तो दबाव बना, क्या बना, प्रेशर, दबाव बना। और दबाव के चलते क्या होता है, इसमें जो तली दिखती है आपको, क्या, ये वाली तली, ये नीचे धंसने लगी। स्लीप, जो इसका ये सागर का जो तेथिस भूसन्नति का सी फ्लोर है, तली कहें, नितल कहें, तलहटी कहें, वो और क्या हो गई, नीचे धंसने लगी। ठीक है, ये नीचे धंसने लगी, यानी निचला तट उसका, ये निचला तट उसका और नीचे चला गया। ये देखिए, ये भाई अब उसमें दबाव बन रहा है, इतना प्रेशर हो गया, इतना जो है भार बढ़ रहा है। अब भार बढ़ने से इस तली पर यदि मान लीजिए मैं इसमें वजन रख दूं तो इसकी जो तली है, जो इसका सी फ्लोर है, वो नीचे ही तो चला जाएगा। समझिए बात को। अब इस फ्लैट है, अब इसमें मैंने लोड रखा, अब लोड रखूंगा तो इसका तलहटी नीचे चला गया, देख पा रहे होंगे। वहीं पर इसके साथ हुआ घटना, इसकी तलहटी यानी तली, सी फ्लोर और नीचे जाने लगा। अब इसमें क्या होता है, ये कहलाती है दोस्तों अवतरण या धसान की क्रिया। धसान या इसी को कहते हैं अवतरण। ठीक है, धसान की क्रिया या अवतलन की क्रिया, या कहें कि निचले तट का, निचले कोष्ठ का और नीचे चले जाना, धंस जाना नीचे की ओर, यह कहलाती है धसान और अवतरण की प्रक्रिया। इसके चलते क्या होता है दोस्तों, तेथिस भूसन्नति का वॉल्यूम बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने के चलते इसमें और मलबा जमा होने लगा,
और अधिक मलबा जमता रहा, ये लगातार प्रक्रिया होती रही, मलबा जमता रहा, दबाव बढ़ता रहा, भार बढ़ता रहा उसकी तली पर, उसकी तली नीचे जाती रही और एक समय ऐसा आ गया कि उसकी तली में क्या हो गया, सिकुड़न प्रारंभ हो गई, तली में सिकुड़न प्रारंभ हो गई। ठीक है, यानी तली की जो चौड़ाई थी कम होने लगी। देखिए अब इतनी चौड़ी जो है तली है, अब फिर इतनी हो गई, फिर परिस्थिति आ गई कि अब उसमें सिकुड़न हो गया है। एक प्रकार से सिकुड़न का ही प्रोसेस चल रहा है। पहले चौड़ाई इतनी, फिर उसकी तली इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर एक समय ऐसा आएगा कि तली उसकी गायब होने लगेगी। बात देखिएगा आगे। ठीक है, ये सिकुड़न की प्रक्रिया यानी श्रिंकेज। ठीक है, ये श्रिंकेज होने लगा। क्यों होने लगा? दबाव बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, और भार बढ़ने के चलते लगातार अवसादों का जमा होने के चलते ये अवसाद टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण क्या हो गया, रूप चट्टानों में परिवर्तित होने लगे। यह चट्टानें परतदार चट्टान कहलाती हैं क्योंकि जमा हुआ परत बाई परत, इसलिए परतदार चट्टान लेयर्ड रॉक्स कहते हैं, या इसे हम अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, कोबर जी आगे बताते हैं कि जो दोनों और ये भूसन्नतियों के ये भूसन्नति बीच में जियोसिंक्लाइन अकॉर्डिंग टू कोबर, और ये दोनों क्या हैं, अग्रभूमि हैं, अग्रभूमि फोरलैंड। अभी देखिए यहाँ पर मलबा जम रहा था, बताया मैंने। मलबा जमने से क्या होता है, इसके किनारों पर जो मार्जिन है, जिसे उन्होंने क्या कहा, इन भूखंडों को उन्होंने अग्रभूमि कहा है। अब भूखंड के किनारे भी होंगे, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, यूरेशियन प्लेट है, इसे उन्होंने क्या कहा, अग्रभूमि कहा। क्या यूरेशियन प्लेट के किनारे नहीं है, है ना, ये देखिए किनारे दिख रहे हैं। तो अग्रभूमि के किनारों पर ये जो भूखंड हैं, जो दो भूखंड आपको दिख रहे हैं, इन भूखंड अर्थात अग्रभूमियों के किनारों पर क्या होता है, क्रिया मोशन प्रारंभ हो जाता है, गति उत्पन्न हो जाती है। क्या गति उत्पन्न हो गई दोस्तों? तो अग्रभूमियों के में जो ये गति उत्पन्न होती है, जो मोशन उत्पन्न होता है, आप देख पा रहे होंगे बीच में तेथिस सागर अवसाद का जमाव, लगातार भार बढ़ा, वेट बढ़ता गया, इससे तली नीचे जाती गई, और अवसाद जमा हुआ और तली नीचे गई। दोनों भूखंडों में, ये इधर एक भूखंड, एक इधर भूखंड, दोनों भूखंडों में गति प्रारंभ हो गई। देख पा रहे होंगे, ये देखिए गति, ये, और इन गतियों के चलते क्या होता है, बीच में कौन बैठा है, मलबा। तो इन दोनों भूखंडों से, यानी यूरेशियन प्लेट और तेथिस सागर से, यूरेशियन प्लेट तेथिस सागर से क्या होता है, बीच में स्थित मलबा पर दबाव बनता है। क्या बनता है, दबाव। इस मलबे पर भूसन्नति में जो मलबा जमा है, इसमें दबाव बना, या कहें किनारों पर, इन किनारों पर संकुचन बल लगने लगा। संकुचन बल, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है? दोनों भूखंडों से में जब मोशन उत्पन्न हो जाता है, जब गति उत्पन्न हो जाती है, तो बीच में स्थित मलबे पर क्या हो गया, दबाव बना, और किनारों पर क्या हो गया, संकुचन बल लगने लगा। किनारों पर संकुचन बल लगने लगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगने लगा। ठीक है, और इसके चलते मलबों पर वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मलबों पर वलन यानी मोड़, वलन को हम मोड़ कहते हैं। ठीक है, फोल्डिंग एक्शन स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हो गई। ठीक है, दबाव के चलते। अब इसमें मान लीजिए दोस्तों, ये बीच में मलबा है, किनारों से ये दो भूमियां हैं, ये देख रहे हैं, बीच में मलबा जमा है। अब इसके जब दोनों ओर से दबाव बनेगा, संकुचन बल लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, मलबे पर दबाव पड़ेगा, और दबाव के चलते ये कहीं ना कहीं से मुड़ने का प्रयास करेंगी। अब दोनों ओर से दब रहा है, या तो ऊपर उठेंगी या नीचे, ये मार्कर या हो सकता है ऊपर से मुड़ जाए, या किनारों से मुड़े, या बीच से मुड़ जाए। ठीक है, या ऊपर उठे या नीचे जाए, या किनारे इसकी मुड़ जाएं। और यही चीज इसमें मलबे में हुआ कि जब दोनों भूखंडों से दबाव बढ़ा, संकुचन बल लगा, तो ये मलबे पर वलन की क्रिया प्रारंभ हो गई, और वलन की क्रिया के चलते क्या होते हैं, वलित पर्वत बनते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक चीज आप जानते हैं कि किसी भी चीज का मध्य भाग बहुत कठोर होता है। किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई रबड़ है आपके सामने, ये रबड़ है,
क्या है? रबड़। रबड़ का बीच वाला भाग थोड़ा अपेक्षाकृत किनारों से अपेक्षाकृत कठोर होता है और इसके किनारे थोड़ा मुलायम माने जाते हैं, सॉफ्ट। ठीक है, किनारे क्या होते हैं? मुलायम। जो किनारे हैं, जो मार्जिन दिख रहा है आपको, ये किनारे मुलायम होते हैं। रबड़ है उदाहरण आपका। जब भी रबड़ को आप मोड़ेंगे ना, तो मोड़ेंगे तो बीच वाला भाग यही कम दिखता है, ऐसा लगता है बीच वाला भाग नहीं मुड़ा है, या मुड़ा है तो कम मुड़ा है, लेकिन किनारे उसके एकदम नीचे मुड़ जाएंगे। तो आपको क्या पता चला इससे? कि किनारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं और बीच वाला भाग रबड़ का थोड़ा अपेक्षाकृत इन मार्जिन से, इन किनारों से अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से कठोर है। ठीक है, इसलिए जो वलन की क्रिया होती है ये सबसे ज़्यादा किनारों पर, मार्जिन पर देखी जाती है। ठीक है, और यही कारण से हिमालय, तिब्बत का पठार, क्युनिलुन पर्वत जो भी हैं इसी क्रिया के चलते बने। आगे देखते हैं कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपने देखी कि वलन की क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती है? किनारों पर। बीच वाला भाग चूंकि कठोर होता है तो मोड़ की एक्शन, रबड़ को मोड़ेंगे या बीच किनारे से तो ज्यादा मुड़ जाते हैं, इसलिए किनारों पर ये एक्शन ज्यादा पड़ता है। यानी किनारों पर कौन सा बल लगता है? संपीड़न, या इसी को हम कहते हैं संकुचन बल, यानी कंप्रेशन फोर्स। कहां पर लगा? किनारों पर। अभी आपने देखा दोस्तों, जो ये 33 भूसन्नति में जो अवसादों का जमा होता रहा, जिससे क्या हो गया? जो अवसादी चट्टानें बनी थी, सेडिमेंट्री रॉक बनी थी, उनका घनत्व ज्यादा हो गया। अर्थात अवसादी चट्टानों का जो घनत्व है, सेडिमेंट्री रॉक्स का या कहें परतदार चट्टान का, अवसादी चट्टानों का जो घनत्व हुआ, डेंसिटी, घनत्व, वह दबाव के चलते, अब भाई मलबा ऊपर से आ रहा है, अभी भी नदियां बहा कर ला रही हैं, जमा कर रही हैं, तो दबाव के चलते जो नीचे अवसादी चट्टानें बन चुकी हैं उनका घनत्व अधिक हो गया, घनत्व बढ़ गया। ठीक है, दाब बढ़ता है तो घनत्व, दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है। ये आपको पता ना, दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है, इसलिए दबाव बढ़ा, मलबों का दबाव बढ़ता गया अवसादी चट्टानों पर, और अवसादी चट्टानों का इस प्रकार घनत्व तो अधिक हो गया। इस क्रम में क्या होता है? बीच वाला भाग कठोर हो गया। बीच वाला भाग, जैसे मान लीजिए मलबा जमा है, ये कोई मलबा है, 33 भूसन्नति में मलबा है। ठीक है, ये मलबा जमा है, इधर से आ रहे हैं अभी भी मलबा, और भी आ रहा है, जो भी अवसाद है, सेडिमेंट्स है। किनारों से जो भूखंड स्थित है, अग्रभूमियां हैं, इनमें गति उत्पन्न हुई, गति के चलते इसमें दबाव बना। अब आप जानते हैं कि उधर से ऊपर से और जमा हो रहा है मलबा, तो जो अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका घनत्व तो ज्यादा हो गया। अभी आपने देखा घनत्व तो ज्यादा हो गया, क्लियर है? जिससे ये बीच वाला भाग दोस्तों, ये बीच वाला भाग और कठोर हो गया। घनत्व बढ़ने से इस मलबे का बीच वाला भाग कठोर हो गया, क्लियर है? चलिए, ये वाला भाग कठोर हो गया। तो अब बात ये उठती है, तो इनका तो दबाव चालू है ना, ये अग्रभूमियां दबाव अपना बनाए रखी हैं, तो जिससे क्या होता है? बचे किनारे, इस मलबे के किनारे वाला भाग, इधर का और इधर का, तो जो भी वलन की क्रिया हुई, मोड़ की क्रिया हुई, फोल्डिंग एक्शन हुआ, वो इन किनारों पर प्रभाव पड़ा। वलन की क्रिया का, फोल्डिंग एक्शन का इफेक्ट इन किनारों पर सर्वाधिक देखने को मिला, जबकि बीच वाला भाग घनत्व बढ़ने के कारण कठोर हो गया, हार्ड हो गया। इस कारण जो ये दबाव बन रहा था, तो बीच वाले भाग पर कोई जो है प्रक्रिया देखने को नहीं मिली ज्यादा, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव इन किनारों पर दिखता है। किसका? मोड़ का, वलन। तो वलन का प्रभाव सबसे ज्यादा कहां पर दिखा? किनारों पर। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो इस क्रम में क्या होता है, जब ये कठोर हो गया तो इसके किनारे वाले भाग ये ऊपर उठने लगे, किनारों पर मोड़ की क्रिया हो गई, जबकि बीच वाला भाग अपरिवर्तित रहा। क्या रहा? इसमें कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन किनारे जो थे इस मलबे के, इस अवसाद के जो किनारे थे, मार्जिन थे, वो ऊपर उठ गए, बीच वाला भाग जो है अपरिवर्तित रहा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि 3 संरचनाएं आपको इस मलबे पर देखने को मिली। पहली तो दो तरफ पहाड़ बन गए, माउंटेन्स बन गए, ठीक है, बीच में क्या बन गया? पठार। कैसे? देखिए, पहला वाला भाग हिमालय बना,
दूसरा वाला भाग जो बीच में है अपरिवर्तित है, बस ये क्षैतिज रूप से ऊपर उठ गया। बीच वाला मलबा क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से थोड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन किनारे इसमें क्या थे, ये बहुत ही ऊपर उठ गए। तो इस प्रकार इधर बीच पहले हिमालय बना, बीच में बना आपका दक्कन तिब्बत का पठार, तिब्बत प्लेटू, तिब्बत का पठार, और तीसरा पहाड़ इधर माउंटेन बन गया कुनलुन पर्वत। क्या कुनलुन पर्वत। अब ये चीज दोस्तों समझ में आई? इस प्रकार या ऐसे इसको समझे फेयरली। पहले बना हिमालय, ठीक है, बीच वाला भाग थोड़ा सा ऊपर, बीच वाला भाग दोस्तों थोड़ा सा ऊपर उठा क्षैतिज रूप से, क्लियर। और इधर फिर एक पहाड़ बन गया माउंटेन, और ये अग्रभूमि। ये दोनों क्या है, अग्रभूमियां हैं, फोरलैंड है भाई। ये फेस ऐसा है दोस्तों, इसको मैंने सीधा कर दिया है। ये एक अग्रभूमि इंडियन प्लेट, एक अग्रभूमि यूरेशियन प्लेट, इन दोनों अग्रभूमियों को मैंने यूं घुमा दिया। तो किनारे पर कौन है, अग्रभूमियां हैं। बीच में किया क्या हुई, पहले हिमालय बना, फिर हिमालय के जस्ट ऊपर, पहले इसको देखिए, हिमालय बना, बीच में तिब्बत का पठार बना, प्लेटू बना, और फिर तीसरा कुनलुन पर्वत बना। कौन, कुनलुन पर्वत। क्लियर है? इसलिए सबसे पहले कौन, हिमालय, हिमालय के थोड़ा नॉर्थ में उत्तर में तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के और उत्तर में कुनलुन पर्वत। कौन, कुनलुन। ये क्रम याद रखिएगा, पहले हिमालय, फिर तिब्बत का पठार, फिर कुनलुन का पठार। इस प्रकार 3 संरचनाएं इस अवसादी चट्टानों पर देखने को मिलती है। ये कहते हैं, कौन बता रहा है, कोबर जी। और आपको एक चीज और बता दूं कि वलन की क्रिया भूसन्नति यदि अधिक सक्रिय है, यदि जियोसिंक्लाइन अधिक सक्रिय है, मान लीजिए इतनी है, इतनी सक्रिय है, और अच्छे से बना दिया जाए, ये अभी इतनी सक्रिय है, तो वलन की क्रिया जो होती है दोस्तों, फोल्डिंग एक्शन जो होता है, ये पूरे भाग पर पड़ता है। ऐसा नहीं कि बीच वाले भाग में नहीं पड़ेगा, फिर पूरे में पड़ेगा। लेकिन यदि किसी भूसन्नति की जियोसिंक्लाइन की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, तो याद रखिए आपको, ये बीच वाले, ये जो अवसाद यहाँ पर जमा हुआ, तो जो वलन की क्रिया होती है, मोड़ की क्रिया होती है, फोल्डिंग एक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा किनारों पर पड़ता है। कहां पर, किनारों पर। बीच वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्षैतिज रूप से बीच वाला भाग उठता है, जिसे पठार कह देते हैं। वही चीज अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताई कि पहले बना हिमालय, फिर बीच में तिब्बत का पठार, फिर कुनलुन पर्वत। ये क्लियर है? तो यदि किसी भूसन्नति की चौड़ाई कम है, यानी लंबाई कम है, किसी भूसन्नति की लंबाई कम है, या कहें कि अधिक सकरा है, देख रहे हैं, लंबाई कम है तो सकरा ज्यादा है, देख रहे हैं, अधिक सकरा है। तो इसमें क्या होता है, जो मलबा होता है उस भूसन्नति में, उस जियोसिंक्लाइन में जो अवसादों का जमा हुआ, उस अवसाद पर जो वलन की क्रिया होती है, जो मोड़ की क्रिया होती है, जो फोल्डिंग एक्शन होता है, वो संपूर्ण भाग पर पड़ता है। लेकिन यदि किसी भूसन्नति की लंबाई ज्यादा है, यानी सकरा कम है, कम सकरा है, यानी लंबाई ज्यादा है, देख पा रहे हैं, सकरा कम है, काफी ज्यादा लंबाई देखने को मिल रही है, तो इसके पूरे भाग पर वलन की क्रिया पड़ती है, किनारों पर सर्वाधिक क्रिया पड़ती है वलन की, देख पा रहे होंगे। और ये बीच में बनता है पठार जैसा शेप। वही क्रिया इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित तेथिस सागर में जमा अवसादी मलबा जो था उस पर देखने को मिली। चूंकि तेथिस भूसन्नति का जो था लंबाई अधिक थी और सकर कम संकीर्ण था, कम नैरो था, कम पास में था, इसके चलते उसके किनारों पर, उस मलबे के किनारों पर जो है ज्यादा प्रभाव पड़ा वलन का, मोड़ का, फोल्डिंग का, और बीच वाले भाग पर कम पड़ा, अपरिवर्तित ही रहा एक प्रकार से। दोस्तों एक चीज और बता दूं, कोबर ने इस बीच वाले भाग पर, जिसमें कम, जो बीच में आपका तिब्बत का पठार है, इसे दोस्तों कोबर ने मध्य पिंड कहा है। क्या कहा है, मध्य पिंड, मिड बॉडी कहा। क्या कहा, मध्य पिंड। याद रखिएगा, तिब्बत के पठार को, यानी ये जो बीच वाला भाग है, उसे कोबर जी ने मध्य पिंड कहा। क्लियर है? आप जानते हैं कोई रबड़ है, रबड़ को आप मोड़ते हैं तो किनारे बहुत ज्यादा मुड़ जाते हैं, लेकिन बीच वाला भाग रबड़ का वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, बस थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन उसके किनारे और अधिक मुड़ जाते हैं। वही चीज यहाँ पे हुई, किनारों पर 2 पहाड़ बन गए, कुनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत। बीच वाला भाग क्षैतिज रूप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थोड़ा ऊपर उठा, इसलिए बीच वाले भाग पर क्या बनता है आपका, तिब्बत का पठार। इसे मध्य पिंड के नाम दिया, मिड बॉडी कहा। किसने, कोबर ने।
तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि 3 आकृतियां बनी इस इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित तेथिस सागर को। इस शेप को मैं यूं कर देता हूं, जरा देखिए, ये लीजिए, ये शेप हो गया, क्लियर है। ये हो गई आपकी इंडियन प्लेट और ये बीच में हो गया आपका तेथिस भूसन्नति और किनारे हो गया यूरेशियन प्लेट, क्लियर है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे देखिए, ये इंडियन, ये यूरेशियन, बीच में तेथिस सागर, तेथिस भूसन्नति। पहली आकृति क्या बनी दोस्तों? थोड़ा सा हिमालय ऊपर उठा, किनारों पर ज्यादा वलन की प्रक्रिया हुई, फोल्डिंग एक्शन ज्यादा हुआ, तो इधर हिमालय और उधर कुन-लुन पर्वत, हिमालय कुन-लुन पर्वत, बीच वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा क्षैतिज रूप से। इसे उन्होंने मध्य पिंड कहा, मिड बॉडी कही कोबर ने, और जिसे हम आज तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? ये शेप। इस प्रकार दोस्तों कोबर महोदय के अनुसार अवसादी बलुआ पत्थर, अवसादी बलुआ पत्थर वाले, ठीक है, सेडिमेंट्री सैंडस्टोन वाले अवसादी बलुआ पत्थर मैंने इसलिए कहा क्योंकि तेथिस भूसन्नति में क्या जमा हो रहा था? एक्यूमुलेशन किसका हो रहा था? अवसादों का। अब अवसादों में क्या होता है आपको पता है? मिट्टी, बालू, कंकड़, रेत, ये सारा होता है। इसलिए अवसादी बलुआ पत्थर वाले दोस्तों नवीन नया लेटेस्ट मोड़दार, हम मोड़दार को एक और टर्म बोल सकते हैं वलित, क्या? वलित पर्वत हिमालय की उत्पत्ति हो पाई अकॉर्डिंग टू कोबर कहते हैं। इस प्रकार इस सारी प्रोसेस के चलते अवसादी बलुआ पत्थर वाले यानी सेडिमेंट्री सैंडस्टोन वाले नवीन मोड़दार या कहें नवीन वलित पर्वत हिमालय की उत्पत्ति होती है। लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन हिमालय की उत्पत्ति होती है अकॉर्डिंग टू कोबर। यह चीज क्लियर हुई? चलिए दोस्तों, आपको पता है कि हिमालय का उत्थान आज भी जारी है। हिमालय का उत्थान अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे बताती है। दोस्तों आपको बता दूं एक चीज और, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी की ये कहती है कि आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टक्कर खा रही है, और इस टक्कर के चलते क्या होता है कि आज भी हिमालय का उत्थान बोले या कहें अपलिफ्टिंग आज भी जारी है। और इसका कारण क्या है कि इंडियन प्लेट का उत्तरी भाग, इंडियन प्लेट ऐसे जा रही है, देखिए ये इंडियन प्लेट है, ये ऐसे जा रही है। ये इंडियन प्लेट का उत्तरी भाग जो है, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ जा रहा है? उत्तरी किनारा बोल सकते हैं इसको। इंडियन प्लेट का उत्तरी किनारा यानी नॉर्थ मार्जिन, ठीक है। उत्तरी इंडियन प्लेट का जो उत्तरी किनारा है, ऐसे जा रही है प्लेट, उत्तरी किनारा यानी नॉर्थ मार्जिन में आज भी जो है गति देखने को मिलती है। आज भी ये सक्रिय है, आज भी ये एक्टिव है, आज भी यूरेशियन प्लेट के से टक्कर खा रहा है। इसके चलते क्या होता है कि हिमालय का उत्थान जारी है। हिमालय के उत्थान के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी, वो इस बात को प्रमाणित करती है कि वास्तव में हिमालय का उत्थान जारी है। और कारण ये है कि इंडियन प्लेट का उत्तरी किनारा जो नॉर्थ मार्जिन है उसमें वो आज भी सक्रिय है, टक्कर खा रही है। टक्कर खाने के क्रम में हिमालय का उत्थान अपलिफ्टिंग जारी है। प्रमाण कैसे मान सकते हैं? वहां पर हिमालयी क्षेत्रों में क्या होता है, भूकंप के झटके आते रहते हैं। प्लेट रगड़ खा रही है, प्लेट रगड़ खाएगी तो भूकंप के झटके आते रहते हैं, ठीक है। साथ में आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट आप जानते हैं 88-48 थी, क्योंकि हिमालय तो बढ़ रहा है, हिमालय का उत्थान जारी है। अब हिमालय का उत्थान जारी है और हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये ज्वलंत उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये रही कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। शायद वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन मायने नहीं रखती मेरे लिए, तो उम्मीद करूंगा आपके लिए भी मायने नहीं रखेगी। कम बताना होता तो 1-2 डिफिनीशन और कहानी बताता कि अवसादी मलबा आया, जमा हुआ, टेम्परेचर प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। सेडिमेंट्री रॉक्स के चलते क्या हुआ, उनमें वॉलन की क्रिया हो गई, फोल्डिंग एक्शन हो गया, और फोल्डिंग एक्शन से आपका लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन हिमालय बन गया, नवीन वलित मोड़दार पर्वत, ठीक है। इतना कहना आसान था, 5 से 10 मिनट की वीडियो थी वो, लेकिन नहीं,
सारी चीज़ें जाने कि रबड़ कैसे एग्जाम्पल दे के मैंने समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और कंटेंट अच्छा लगा है, पढ़ाया मेरे द्वारा समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। ठीक है, अगला पार्ट होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आयोग चल रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, चूंकि ये बीच में इंडियन ज्योग्राफी में आ गया नाम, तो मुझे लगा बता ही दें इसको, भार कम होगा, इंडियन ज्योग्राफी का भार कम हो जाएगा, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ये थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको कई प्रकार के किनारे मिलेंगे, विनाशी प्लेट किनारा क्या है, ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।